नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो कि है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक वो जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी साथ साथ में करवाता रहूंगा। जो क्वेश्चन आंसर आपके बीच में पूछे जा रहे हैं चैप्टर के, वे मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा और एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। इसके अलावा इस चैनल पे मैथ की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं की तो उन क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से मैथ की ऑनलाइन क्लास भी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से चैप्टर फर्स्ट जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर हम बात करेंगे इसे समीकरण के रूप में किस प्रकार और कैसे लिखते हैं। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया होगा और विचार किया होगा कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, तो दोस्तों दूध है वो कुछ समय के बाद में फट जाएगा, यानी कि जो दूध की पहली प्रारंभिक अवस्था है तो कुछ समय बाद में दूध की जो अवस्था है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम आर्द्र वायुमंडल के अंदर कोई लोहे की वस्तु रख दें तो धीरे धीरे उस पर क्या हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले जो लोहे की प्रकृति थी या पहचान थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम भोजन को पकाते हैं या हमारा शरीर जिस प्रकार भोजन पचा लेता है या हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और बाहर हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, ऑक्सीजन अलग अलग होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, अलग होती है। यानी इन दोनों की प्रकृति क्या है, एकदम अलग है। तो ये सभी के सभी जो आपको दिए गए हैं वो रासायनिक परिवर्तन है, उसके एग्जाम्पल है। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपको रासायनिक परिवर्तन के दिए गए हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी के अंदर कुछ न कुछ क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जैसे लोहे की कील या जो तवा हमने बाहर रखा था, धीरे धीरे उस पर क्या हो रहा है, जंग लग रहा है। तो जंग लगने के साथ इसका रंग अवस्था है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जहां पे भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, और इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में आगे लिखना सीखेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जानेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो क्रियाकलाप 1.1 हमें दिया गया है कि हमें लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, एक बार रेगमाल की सहायता से रगड़ के उसको साफ कर लेना है। जो भी हमने मैग्नीशियम रिबन जो लिया है, जिसको हमने साफ किया है, उसे क्या करेंगे, चिमटे की सहायता से पकड़ के स्पिरिट लेट या बर्नर की सहायता से इसको जलाएंगे। तो इसकी जो भी राख बनेगी या जलने के बाद में जो भी शेष बचेगा उसे हम क्या करेंगे, वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिला है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, एक रिबन लिया है। रिबन को आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने किसी की बर्नर की सहायता से इसे क्या कर दिया, जला दिया। तो जलाने के बाद में हमें क्या मिली, एक राख मिली है जो कि हमने वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा की थी। तो ये राख है, वो राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, जब हमने रिबन को जलाया है तो हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। आगे हम बात करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपने देखा होगा कि चमकदार सफेद लौ के साथ ये मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है। जलने के बाद में ये सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो हमें सफेद चूर्ण मिला है मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद में, यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को जलाया है। तो जलाता है तो किसी भी वस्तु को क्या लेती है, ऑक्सीजन के साथ जलती है। यानी कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों साथ में जलते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार हमें क्रियाकलाप 1.2 और 1.3
करना है। 1.3 क्रियाकलाप के अंदर क्या हमें बोला गया कि हमें एक शंक्वाकार जो परख नली है उसके अंदर दानेदार जिंक लेनी है, यानी कुछ जिंक के हमें दाने ले लेने हैं। किस प्रकार लेने हैं आप ये देख लीजिए, नीचे एक परख नली दे रखी है, इसके अंदर कुछ जिंक है, इसके दाने ले रखे हैं। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जिससे हम इसके अंदर जो दानेदार जिंक लिए हैं और इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो यहां से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो ये हमने जो 3 क्रियाकलाप किए हैं 1.1, 1.2, 1.3, इनके आधार पर हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या उसके रंग में परिवर्तन होगा, या कोई ना कोई गैस निकलेगी, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली है ना, ठीक है, या उसके तापमान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे गैस निकली हाइड्रोजन गैस, तो इसके तापमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा, तो पदार्थ की क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या चारों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन होगा और तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तब क्या क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होगा, और तापमान में परिवर्तन होगा। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, प्रतीकों के रूप में निरूपण करके इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जब अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या गैस निकलेगी, या तापमान है वो परिवर्तित होगा, तब वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में हम लिखना सीखेंगे। तो क्रियाकलाप 1 में हमने क्या किया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन है इसको जलाया था। तो जलाने पे क्या मिला था, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। इसे वाक्य के रूप में अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया इसे वाक्य के रूप में लिखा है। तो ये तो क्या लंबा है, क्योंकि पूरा का पूरा हमें 2 लाइन के अंदर लिखना पड़ा। अगर इसे हम संक्षिप्त रूप यानी अगर छोटे रूप में लिखे ना तो हम क्या कर सकते हैं, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। शब्द समीकरण के रूप में लिखना है, इसकी क्या होती है, सरलतम विधि होती है। सरल समीकरण के रूप में हमें इसे कैसे लिखना है, जैसे हमने क्या किया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया था, तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी दोनों एक साथ हो रहे हैं, यानी कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों को हम जलाएंगे तब हमें उत्पाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये जो अभिक्रिया थी, जो हमने क्रियाकलाप 1 किया है, उसे हमने समीकरण के रूप में लिखा है, शब्द समीकरण के रूप में। जो हमने अभिक्रिया की थी उसको हमने किस रूप में लिख दिया है, शब्द समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तब हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो हमने किस किस को जलाया था, मैग्नीशियम को जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये तो दोनों क्या है, आपके अभिकारक है। जो भी हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या होता है, अपना उत्पाद होता है। ठीक है, और ये तीर का निशान है बीच में, आप इस प्रकार देख रहे हैं ना, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है कि अभिक्रिया हो रहा है। किस साइड हो रही है, जिस साइड ये तीर का निशान होता है ना, उस साइड ये अभिक्रिया हो रही है। तो यानी कि इस साइड वाला तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट साइड का तो अभिकारक है, और ये राइट साइड आपकी, तो ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो जिनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो यानी ये दोनों तो क्या हो गए, आपके अभिकारक हो गए। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मिला, जो कि हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो ये क्या हो गया, आपका उत्पाद होगा। ये सेकंड बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो हमें क्या रखनी थी, रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलती है, तापमान में परिवर्तन होता है, तो वो तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। एक बात तो हमें वो ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या रखनी है कि हम किसी भी जो अभिक्रिया होते हैं ना, उसको शब्द रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो तो क्या आपका अभिकारक है, जिसके अंदर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और जो दूसरी साइड लिखा है वो क्या है, उत्पाद है। तो ये आपको दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द समीकरण में जो मैंने आपको अभी बताया था वही बात है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होने, उनके मध्य हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाता है। अभी मैंने आपको तीर का निशान लगाकर बताया था। और अभिकारकों का योग
ठीक है, अभिकारकों के बीच हम क्या लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और उत्पाद को हम क्या करते हैं, राइट साइड में लिखते हैं। ये मैंने ये बात अभी आपको बता दी। और तीर का सिरा है वो उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। जो हमें ये देख लीजिए, आप नीचे देख लीजिए, इस प्रकार की अभिक्रिया जो ऊपर थी हमने सीधा लिख रखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिख रखा था। तो इस साइड वाले तो क्या थे आपके अभिकारक थे, इस साइड क्या था, उत्पाद था। और अभिकारकों के मध्य, उत्पाद के मध्य हम प्लस का तीर लगाते हैं। अगर दो अभिकारक है या दो उत्पाद है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप धीरे धीरे और अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमने क्या किया था कि इसको समीकरण, रासायनिक समीकरण के रूप में सीखा था। ठीक है, अब 1.1 इसमें में दिया गया है कि रासायनिक समीकरण हम किस प्रकार लिखते हैं वो हम बात कर लेते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है क्या, जो हम अभी हमने शब्द विधि पढ़ी है ना, ये पूछ रहा है क्या इससे भी कोई छोटी विधि है क्या जिसमें हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो शब्द की जगह हम क्या कर सकते हैं, इनका सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम नाम लिख रखा था, अब इसका हमने सूत्र लिख दिया Mg। अभी हमने ऊपर ऑक्सीजन पूरा लिख रखा था ऑक्सीजन, तो अब अभी हमने क्या किया, इसका O2 नाम लिख दिया, सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, शब्द के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और अधिक छोटा बना सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हमने मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का सूत्र Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह हमने ऑक्सीजन का सूत्र O2 लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह हमने क्या लिख दिया, MgO लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि जो तीर के निशान के बाईं और दाईं और जो परमाणुओं की संख्या वो बराबर है या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, उत्पाद, अगर हम उत्पाद की तरफ देखें तब भी मैग्नीशियम 1 है और अभिकारक की साइड देखें तब भी मैग्नीशियम 1 है। तो यानी यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1, यहाँ पे भी 1, यानी दोनों साइड बराबर है। लेकिन यहाँ पे O 1 बार है, यहाँ पे O2 यानी 2 बार है। क्या दोनों साइड बराबर है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे आपको इसको सही कैसे करना है, यानी संतुलित कैसे करना होता है। क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है क्या, यहाँ पे तो भाई नहीं है। यहाँ पे एक साइड तो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे एक दूसरी साइड क्या है, 2 है। यदि दोनों साइड बराबर है तब तो वो क्या हो जाती है, आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है, यानी एकदम सही होती है। अगर वो समीकरण असंतुलित है, यानी दोनों और जो परमाणु है उनकी संख्या बराबर नहीं है, तो यानी कि द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, तो ऐसी जो समीकरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कह देते हैं, या इसको कंकाली समीकरण भी हम बोलते हैं। अगर दोनों साइड बराबर है ना, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, अगर यहाँ पे 2 होता ना, यानी कि दोनों साइड बराबर होता तब तो समीकरण सी होती, उसे तो हम संतुलित बोल देते क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो इसे हम क्या बोल देंगे, ढांचा समीकरण बोल देंगे, या इसे हम क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण भी बोल देंगे। तो इसको सही किस प्रकार करना होता है, जो इसका जो संतुलित समीकरण है उसका क्या महत्व होता है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये समीकरण आपको किस प्रकार संतुलित करती है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है ना, इसका महत्व क्या होता है। किसी भी समीकरण है उसको हम संतुलित क्यों करेंगे, इसे संतुलित करने से हमें क्या फायदा है, तो चलिए देखते हैं। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो पता होगा, जो कि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये बराबर का अगर आपकी कोई समीकरण है तो इस साइड तो क्या होता है, आपके अभिकारक है, इस साइड उत्पाद है, तो यानी दोनों साइड क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, अगर दोनों साइड द्रव्यमान बराबर नहीं है तो आपको द्रव्यमान क्या होना, बराबर करना होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा इसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसलिए हमें कंकाली जो समीकरण या जो ढांचा समीकरण होती है उनको संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है क्या, आइए हम इसको चरणबद्ध तरीके से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, जो हमने क्रियाकलाप 1.3 किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक परख नली के अंदर जिंक लिया था, जिंक के अंदर हमने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था। तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिला था, एक तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी और हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट मिला था। यह तो समीकरण हमने लिख दी। यह रासायनिक अभिक्रिया 1.3 है, क्रियाकलाप हमने देखा था ना, आप वीडियो को वापस देख सकते हैं,
जो 1.3 क्रियाकलाप किया था वहां पे हमने जिंक लिया था, जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो हमें उत्पाद क्या मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला। ये तो इसको हमने शब्द के रूप में लिख रखा है। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में संकेतों के शब्द की जगह हम क्या करते हैं, प्रतीक का उपयोग करते हैं। जैसे जिंक को हम क्या लिखते हैं, Zn लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जहां पे भी बात की जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए H2SO4। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी ना तब ये क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, तो ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि अभिक्रिया क्या हुई है, इस साइड हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, क्या ये जो समीकरण है वो सही है या नहीं, संतुलित है या नहीं, ये हमें अभी चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दोनों साइड देखना होता है। जैसे यहाँ पे जिंक 1 है, Zn कितनी बार है, 1 बार है, यानी जिंक 1 बार है। और दूसरी साइड, इस साइड भी क्या है, ये देख लीजिए जिंक 1 बार है, तो यानी दोनों साइड जिंक तो बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं H2 है, यानी अगर हाइड्रोजन 2 अणु है, 2 परमाणु है, और यहाँ पे भी H2 यानी 2 परमाणु, यानी दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे देखिए H2SO4 है और यहाँ पे SO4 है। ठीक है, यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, यानी कि दोनों साइड सभी के सभी बराबर है। यहाँ पे एक जिंक, यहाँ पे एक जिंक, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु, यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे SO4 का 1 अणु, यहाँ पे SO4 का 1 अणु है, तो यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो क्या ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण हो गई। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि किसी भी कोई समीकरण होती है ना उसको संतुलित किस प्रकार करते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। जैसे हमें एक समीकरण दी गई है F है, ये क्या आपका आयरन होता है, F है लोहा। ठीक है, फिर हम क्या करें, इसके अंदर जल की अभिक्रिया करा रहे हैं H2O, तो हमें उत्पाद क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। ये हमें एक अभिक्रिया दी गई है और इसे हमें संतुलित करके बताना है और आपको सीखना है कि किसी भी अभिक्रिया को हम संतुलित किस प्रकार करते हैं। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होता है, आपको एकदम ध्यान से देखना है कि इस अभिक्रिया को हम किस प्रकार संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे देखो आयरन यानी F ही है, इसका यहाँ पे 1 अणु है, और इस साइड देखेंगे आप उत्पाद की साइड तो कितने हैं, 3 है। Fe3 है ना, यानी यहाँ पे कितने अणु है, 3 अणु है। क्या दोनों साइड बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर दोनों साइड बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले को 3 से गुणा कर दें। ये लीजिए हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो पहले वाला क्या बन गया, 3Fe बन गया। तो यानी कि दोनों साइड अब तो क्या हो गए, Fe बराबर है, यानी यहाँ पे भी 3 अणु है, यहाँ पे भी 3 अणु है। अब हम सेकंड बात करते हैं O4 की। अब इस साइड तो O4 है और यहाँ पे ये देख लीजिए ऑक्सीजन का 1 अणु है और यहाँ पे क्या है, 4 अणु है। क्या दोनों साइड ऑक्सीजन के अणु बराबर है क्या, तब आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 4 है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं। तो मैं बोलूं कि अगर इनको हम 4 से गुणा कर दें तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, H2O को 4 से गुणा कर दें। ये आपको 4 है वो H2O के आगे लिखना है, इस प्रकार लिखना है H2O। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 अणु, यानी इतना तो बराबर हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे ही इसके आगे 4 लिखा तो हाइड्रोजन के पहले से 2 थे और 4 हमने और कर दिया, तो 2 गुणा 4, ये नीचे वाला है ना, आगे वाले से गुणा होगा, तो यानी कि 2 गुणा 4, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए और यहाँ पे कितने हैं, मात्र और मात्र 2 है। तब इसको बराबर कैसे करेंगे, तब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना इसको भी 4 से गुणा कर दो। 4 गुणा 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। तो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आयरन को 3 से गुणा किया, तो दोनों साइड आयरन के कितने अणु हो गए, 3 अणु हो गए। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 अणु थे और यहाँ पे 1 था, तो हमने यहाँ पे इसको 4 से गुणा कर दिया। H2O के आपके एकदम आगे लिखना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4 किया तो हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दिया। तो ये दोनों साइड अब क्या हो गए, समीकरण बराबर होगी, संतुलित हो गई। एक बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, जैसे H2O है, आपको ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 लिख दो, आप ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप आगे इनका गुणा कर सकते हो और आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इसी प्रकार H2O, यहाँ पे H2 दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे H8 कर दो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप इसके आगे लिख सकते हैं और ये नीचे वाला और ये गुणा होते हैं। जैसे ये 2 अणु है, ठीक है, इसे 8 बनाना है तो हमने क्या किया, 4 से गुणा किया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अभिक्रिया को संतुलित करना। इसके अंदर आपको काफी डिटेल से दिया गया, ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बता दिया ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो।
अब आप रासायनिक जो समीकरण होती है उसको आप संतुलित आराम से कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब ये देख लीजिए बुक के अंदर जिस प्रकार भी सोल्व करके 6 स्टेप में सोल्व किया है और आंसर क्या मिला, यही तो मिला है। 3 यहाँ पे Fe के अणु आए, 4 H2 आया, ठीक है, और 4 यहाँ पे H2 आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आपके एकदम संतुलित समीकरण हो गए। किस प्रकार करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु है वो बराबर है, यानी यहाँ पे भी तत्वों के परमाणु बराबर है और यहाँ पे भी बराबर है। अतः अब यह जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का हमने अभी उपयोग किया ना, उस विधि को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। यह बात भी अभी आपको याद रखनी है। जिस विधि का हमने उपयोग किया ना उसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भौतिक अवस्था है ना इनके संकेत लिखने हैं। संकेत कैसे है कि जो हमें समीकरण दी गई है ना, इसके अंदर जो हमने आयरन लिया, जल लिया, ठीक है, जो उत्पाद बना वो किस किस रूप में होते हैं, तो ये भी हमें लिखना होता है। जैसे रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। ये तो देख लो रासायनिक सूत्र लिख रखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसकी भौतिक अवस्था भी लिखेंगे। तो अभिकारकों के उत्पाद, अगर कोई गैस होता है ना तो गैस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जी के लिए करेंगे, ठीक है। अगर कोई द्रव्य होता है तो उसके लिए हम लिक्विड एल का प्रयोग करते हैं। अगर कोई जलीय विलयन होता है उसके लिए हम एक्वा एक्यू का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई ठोस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हम लगा देंगे। जैसे आयरन है आपका, लोहा, लोहा तो क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो आपने क्या लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर एस लगा दिया। तो ब्रैकेट के अंदर एस है तो इसका मीन्स क्या, ये लोहा क्या है, एकदम सॉलिड है, ठोस है। फिर हमने क्या किया, H2O। तो H2O तो जल होता है, जल तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जी यानी गैस क्यों लगा रखा है, क्योंकि दोस्तों जैसे बाहर कोई लोहा पड़ा है तो धीरे धीरे उसके ऊपर हमको जल थोड़ी लगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वायुमंडल के अंदर जो नमी होती है ना, तो नमी होगी तो यानी वो जल क्या होता है, आपका गैस के रूप में होता है, तो वो आके धीरे धीरे लगता है, ठीक है। तो फिर जो जंग बनता है यानी फेरस ऑक्साइड बनता है, तो ये आपका क्या होता है, एकदम ठोस होता है। और हाइड्रोजन जो गैस निकली है वो तो क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी, यानी इसके आगे हमने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। तो ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं, ठीक है। अब भौतिक अवस्था भी लिख दी। कई बार क्या होता है कि इनके जो दाब और ताप और कभी बार उत्प्रेरक भी काम में लेते हैं, तो उन्हें भी लिखना होता है। तो उन्हें हम किस प्रकार लिखते हैं, ये जो तीर वाला निशान होता है ना, इसके ऊपर और नीचे लिखते हैं। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हमने H2 से करवाई, तो इस यहाँ पे हमने क्या किया, 340 एटमोस्फियर का हमने उपयोग किया, तो वो हमने लिख दिया। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और क्या लेते हैं, जल लेते हैं। फिर सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या बनाते हैं, अपना भोजन, यानी जो किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। फिर ये क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ये जल मुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया देख लीजिए हमने लिख दी। अब हमें बोला गया कि जो आपकी जो अभिक्रिया 1.2 है ना, उसको आपको संतुलित करना है। तो 1.2 अभिक्रिया कौन सी है, 1.2 ये है। एक तो हमने मैग्नीशियम लिया था, उसका दहन हमने किस में किया था, O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया था, तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना अणु है, कितने परमाणु, एक, यहाँ पे भी एक है, तो यानी मैग्नीशियम तो एकदम सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसे 2 बनाने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने जैसे 2 से गुणा किया तब तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे, और अब ये क्या है कि आपकी रासायनिक समीकरण क्या होगी, एकदम संतुलित हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों साइड बराबर करना है। चाहे आप किसी का संख्या गुणा करें, चाहे 1 का करें, 2 का करें, आप बारी बारी से कर सकते हैं। क्लास 10th में है, एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। अब अपने जो कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, इन क्वेश्चन आंसर को करते हैं, और आगे का पार्ट हम बाद में कर लेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन तो आपको याद आ गया होगा कि हमने क्रियाकलाप 1 के अंदर एक मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाया था। तो भैया जो जलाते तो है वो तो ठीक है, तो इसको आपने साफ क्यों किया। तो दोस्तों साफ तो हमने इसलिए किया कि इसका दहन क्या हो सके, एकदम आसानी से हो सके, ताकि इसके ऊपर की कोई भी अशुद्धि है ना वो हट जाए और इसका दहन आसानी से हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया। तो आपको किस प्रकार लिखना है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को इस कारण साफ किया ताकि इसका दहन आसानी से हो जाए,
इसके ऊपर जो भी अशुद्धि है वो क्या हो जाए, हट जाए, जिससे अपनी अभिक्रिया आसानी से हो जाए और हमें शुद्ध मैग्नीशियम रिबन मिल जाए। इसलिए हमने मैग्नीशियम रिबन को साफ किया। फिर आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है आपको। संतुलित करने के लिए हमें पहले क्या दिया गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है आपका H2। फिर क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है आपका Cl2। ठीक है, तो ये बनेगा, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो यहाँ पे भी ये क्या है, Cl2 है, यहाँ पे भी H2 क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, Cl है, यहाँ पे Cl, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है, Cl2। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर हमें बोला गया कि जो बेरियम क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया हमने किससे किया, एल्यूमिनियम सल्फेट से किया। तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला। तो अब देख लीजिए, पहले क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, Ba, बेरियम क्लोराइड Cl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्या होता है Al। ठीक है, इसके 2 अणु होंगे और क्या होगा, SO4 3। ये तो क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। इन दोनों की विक्रिया बनी तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट हो गया। फिर क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ये जो अभिक्रिया वो हमें क्या होगी, मिल गई। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित किस प्रकार करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 अणु है Al2 और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ये संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तब हमने यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 3 है, 2 का गुणा और करते क्या हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे। आप किसी को भी पहले और बाद में गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के सभी आपके एकदम बराबर आ जाना चाहिए। सबसे पहले आप बड़े से बड़े को सोल्व करिए ताकि आपकी आसानी से ये समीकरण सोल्व हो जाए। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कितने अणु है, यहाँ पे भी SO4 के कितने अणु है, 3 अणु है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 अणु है SO4 का, और यहाँ पे बेरियम के 3 अणु है, और यहाँ पे क्या है, 1 अणु है। अब इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं। तो सोडियम तो आपको पता है Na होता है, ठीक है, और जल क्या होता है, H2 होता है। ये सूत्र तो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो सोडियम Na हो गया, जल H2 हो गया, इन दोनों की हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड यानी NaOH। ठीक है, ये O है NaOH, और साथ में क्या मुक्त हुआ है, हाइड्रोजन। ये हमें दिया गया है, ये तो हमें दिया गया, हमने क्या किया, शब्द को प्रतीक के रूप में लिखा है, बस इतना ही किया। अब इसको हम सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ पे भी 2 अणु है, तो ये तो दोनों क्या है, एकदम बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये सोडियम है और OH है, तो यहाँ पे तो क्या है, 1 अणु है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 अणु है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 अणु और ज्यादा हो गया ना, यानी यहाँ पे 3 हो गए। तो इसको 3 तो बना नहीं सकते, 4 बना सकते हैं 2 से गुणा करके। हमने 4 बना लिया। अब 2 तो पहले से था तो 2 यहाँ पे कर देते हैं, तो यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे। जैसे इसको 2 से गुणा किया तो Na यानी सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो यानी यहाँ पे भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को 2-2 से गुणा कर देंगे, तो ये अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है वो आपका सेकंड है, वो कंप्लीट होगा। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, अभिक्रिया को उनके संकेतों के रूप में तो लिखना है, साथ ही साथ इनको हमें संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, और फिर हमें सेकंड क्या दिया गया, पहले हम फर्स्ट को कर लेते हैं। पहले क्या दिया गया, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्या होता है, Ba है, क्लोराइड का होता है Cl2। ठीक है, फिर सोडियम सल्फेट यानी NaSO4। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिला था, अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या होता है, NaCl। ठीक है, ये आपका नमक का सूत्र हो गया, सोडियम क्लोराइड, और फिर अघुलनशील बेरियम सल्फेट मिला है
साथ में क्या मिला है, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इस अभिक्रिया को आप संतुलित कर लीजिए। कैसे करेंगे कि दोनों साइड आप चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे N के कितने अणु है, N2 है और यहाँ पे तो सिर्फ एक है, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से गुणा किया तो यहाँ पे क्लोराइड के 2 हो गई और यहाँ पे भी 2 है। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी SO4 का 1 अणु है, यहाँ पे भी SO4 का 1 अणु है। तो यानी तीर के दोनों साइड अब क्या है, परमाणु बराबर है। तो ये अपने क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया, सोडियम क्लोराइड का जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया कराने पे सोडियम क्लोराइड और हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो ये सूत्र याद ही कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम बोले तो NaOH आ जाना चाहिए। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो इंपॉर्टेंट है HCl, इसको तो आप एकदम घोट ही लेना, ठीक है। फिर क्या बनता है अभिक्रिया के अंदर हमें क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक NaCl, ये तो याद हो जाना चाहिए। और जल तो आपको पता है H2O। अब इसको संतुलित करना है तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे Na का 1 अणु, यहाँ पे भी 1 अणु बराबर है, ऑक्सीजन का 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है और ये 1, यहाँ पे भी 2 है, और Cl का 1 अणु दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो यानी यह अभिक्रिया क्या है, अपनी एकदम संतुलित है। तो ये इसका जो चैप्टर प्रश्न नंबर 6 के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो हमने सोल्व कर लिए। आगे हम बात करें तो वो है अपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया वो कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है, अभिक्रिया के बारे में। और आगे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा, और चैप्टर के लास्ट में जो सभी क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बता देना। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉबिट पीडी। जय हिंद, जय भारत।